बढ़ते आगे, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले के दौरान उत्तर प्रदेश की सरकार के योगी मॉडल की सराहना की है। दरअसल प्रवासी श्रमिकों की परेशानियों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने 2 याचिकाओं को निस्तारित करते हुए यूपी सरकार के उठाए गए कदमों की तारीफ की है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण बड़ी संख्या में दूसरे प्रदेशों से घर वापस आने वाले श्रमिकों के लिए प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के पंजीकरण से लेकर स्किल मैपिंग तक के लिए कार्यों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा माना है और सरकार अपने इन कार्यों के बारे में सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र भी दे चुकी है। यूपी के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी आज रिटायर हो गए और पुलिस मुखिया की तलाश भी आज ही खत्म हो गई। उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी 1987 बैच के आईपीएस अफसर मुकुल गोयल बनाए गए हैं। फिलहाल मुकुल गोयल एडीजी बीएसएफ के पद पर तैनात है। बुधवार देर शाम गोयल के नाम की घोषणा हुई है। इससे पहले गोयल ने मंगलवार की शाम सीएम योगी से भी मुलाकात की थी और इसके बाद से ही उनके नाम पर मुहर लगाए जाने की चर्चा थी। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कौन है सूबे के नए डीजीपी मुकुल गोयल। तो आईपीएस मुकुल गोयल शामली मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। मुकुल गोयल की प्रारंभिक शिक्षा शामली मुजफ्फरनगर में हुई। मुकुल गोयल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक है। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं मुकुल गोयल। एडीजी बीएसएफ के पद पर तैनाती थी उनकी। 1991 में सीनियर स्किल प्राप्त कर एसएसपी वो बने। बरेली जोन के आईजी भी हो रहे। 1987 बैच के आईपीएस मुकुल गोयल मेरठ में 16 महीने एसपी रहे। आईपीएस मुकुल गोयल शामली मुजफ्फरनगर के बढ़ते आगे, जन शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने सख्त रुख अख्तियार किया है। अब आईजीआरएस पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण में रुचि न लेने वाले अधिकारियों को नोटिस भेजा गया है। इसी क्रम में जिला पूर्ति अधिकारी रायबरेली, जिला पंचायत राज अधिकारी झांसी से जवाब तलब किया गया और उन्नाव के विकास विभाग पर संतोषजनक गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई न करने पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। दोषी पाए जाने पर अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों में अनदेखी के मामले को लेकर अभ्यर्थी बीते कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सरकारी आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने हाथों में कथित आरक्षण घोटाले से संबंधित तख्तियां और बैनर लेकर यह प्रदर्शन किया, जिसमें 27% और 21% आरक्षण की मांग को पूरा करने की बात कही गई है। अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन न होने का आरोप लगा रहे हैं। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने डिप्टी सीएम के आवास के पास ही इन अभ्यर्थियों को रोका और यहां से हटाया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अजय कुमार लल्लू ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारों के साथ सरकार धोखा कर रही है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज जब 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी जो पिछड़े और दलित समाज से आते हैं, जो उप मुख्यमंत्री पिछड़ों के नेता अपने आप को कहते हैं, जब उनके आवास पर धरना प्रदर्शन करते हुए वार्ता करने गए, मांग करने गए, तो उप मुख्यमंत्री जी को चाहिए था इनसे वार्ता करें, इनकी समस्या का निस्तारण। बजाय उसके लहूलुहान कर दिया, मार के सर फोड़ दिया, चोटें आई। ऐसे पुलिस उनके साथ बर्ताव की, उनको घसीटते हुए, महिलाओं को मारते हुए, पीटते हुए बसों में भर कर ना जाने कहां ले जाकर छोड़ देने का। मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने दुनिया के लिए शेर लिखा था और किसी के हिस्से में मकाया, किसी के हिस्से में दुकाई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माई।
और ये शेर आज उन पर ही सटीक भी बैठ गया। पूरी दुनिया को मोहब्बत और अमन का पैगाम देने वाले मुनव्वर राना के परिवार में आजकल कुछ भी ठीक नहीं है। उनका भाई उनकी जान और जायदाद का दुश्मन बन बैठा है। वहीं हाल ही में उनके बेटे तबरेज पर नकाबपोश हमलावरों ने गोलियां चलाकर हत्या करने की कोशिश की। गनीमत यह रही कि गोलियां उनकी कार पर लगी और वो बाल बाल बच गए। जब मुनव्वर राना ने जनता टीवी से बात की तो उनकी आंखों से आंसू छलक आए। मैं दुनिया के लिए बेचकर जब अपना घर आया था तब भी मेरे हिस्से में सिफर आया था। हमारे साथ एक ऐसे मशहूर फनकार हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को मोहब्बत का पैगाम दिया है। मशहूर शायर मुनव्वर राना साहब। राना साहब, आपने पूरी दुनिया को मोहब्बत का पैगाम दिया। लाखों अनुयायी हैं, लाखों चाहने वाले हैं आपके, लेकिन आखिरी पड़ाव पर उम्र के तमाम चीजें आपने लड़ाई लड़ी, लेकिन घर वालों से लड़ाई किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मतलब ये है कि मैं दुश्मनों से तो कभी हारा नहीं। दुश्मन मुझे मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सके। लेकिन ये है कि जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ मेरा घर था, जहाँ मेरा सब कुछ था, अब मैं वहीं जाने के लायक नहीं रह गया, लेकिन मेरा वहाँ कुछ है नहीं। हालांकि रायबरेली कि किसी आदमी से अगर आप पूछिएगा तो वो यही बताएगा कि सब कुछ बनाया हुआ उसी का है। किसी से कट्टर दुश्मन से मेरे भैया पूछ लीजिएगा, और बोलते मेरा कोई दुश्मन वहाँ है ही नहीं। हम रहे ही कम। हम या अपने घर और ख़ानदान के लिए लड़ते रहे, या मुल्क के लिए लड़ते रहे, या अपने वतन रायबरेली की इज्जत के लिए लड़ते रहे कि उसका नाम हो जाओ। मैं कोई सियासी आदमी नहीं था। सच और कड़वा बोलने में की वजह से भी मैं बदनाम था। और बहरहाल ये कि अब मैंने आखिरी दिनों में ये सोचा था कि मैं इस शहर से लौटूं। बहुत दुनिया देख ली, अब वहीं रहूं जहां से मेरा कब्रिस्तान करीब हो, ताकि मैं मरूं तो कुछ लोग आए मुझे कंधा दे के वहां तक दफना दें। तो मालूम है वहां मेरा कुछ है ही नहीं। घर पर किसी भाई ने कब्जा कर रखा है, जमीन पर किसी भाई ने कब्जा कर रखा है, और गालियां दुनिया भर की जिसकी हम तवक्को भी नहीं कर सकते थे, कोई भी तवक्को नहीं। तो मतलब ये है कि अब इसके बाद रह क्या गया। तो अब हमने यही मतलब मैं इस वक्त बहुत मेरा मतलब है कि ज़हनी तौर पर जब उन लोगों के पास पैसे से भी हैं, इन सबको निकाल करके हम लाए मुसीबतों से, परेशानियों से। अब इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये सिर्फ दौलत कब्जाने का मामला है या फिर कोई और बात है इसके पीछे? नहीं, यही है कि देखिए इसमें कोई सियासी तो ऐसा कोई हमारा झगड़ा है नहीं। तो लेकिन बीच के लोग भी फायदा उठाते हैं, कोई भी फायदा उठाए, क्योंकि असल में हम अक्सर एक बात कहते थे तो बात वही सच हुई कि इस जमाने में या तो जमीनों की कीमत बढ़ी या कमीनों की कीमत बढ़ी। तो अब जमीनों की कीमत, जो जमीनें हमने तो सस्ते में खरीदी होंगी, अब वो सब करोड़ों में है। तो अब ये सब करोड़पति हो गए। एक ट्रक ड्राइवर के लड़के अपने आप में राना हो गए सब। तो राना का हो गए भाई, अनवर ड्राइवर थे, अनवर अली थे, बस ठीक है। तो अब राना कहाँ से हो गए आप लोग? राना तो हमारा कलमी नाम था। तो हमारे नाम पर पूरे खानदान ने अय्याशी की, मौज किया, मस्ती किया, अपने काम निकाले। और जब मैं किसी लायक नहीं रह गया तो हमको उस जमीन में दफन होने की इजाजत भी नहीं मिल रही है। आपने अपनी जान का खतरा बताया है अपने परिवार वालों से, कहाँ शिकायत की है और किस तरीके का खतरा है? नहीं, मैंने वहाँ थाने ही में रिपोर्ट करवाई थी, और कभी भी धोखा हो सकता है। और देखिए, कत्ल दो तरह से होते हैं। एक तो आदमी की को जान से मार दो, एक इतना टॉर्चर करो कि वो आदमी खुद मर जाए। हम आपके चैनल पर ये बात कह रहे हैं कि अगर हम सुसाइड कर लें या हम मारे जाएं तो उसमें हमारे भाई जरूर शरीक होंगे।
सरकार से मुनव्वर राणा साहब की साफ तौर पर मांग है कि निष्पक्ष जांच हो और एक ऐसे फनकार जिनको पूरी दुनिया जानती है, जो पूरी दुनिया में अपनी कला के लिए जाने जाते हैं, आखिर उनके परिवार वाले जो उनका सरनेम यूज करते थे, आज उनकी प्रॉपर्टी और उनकी जान के दुश्मन बन गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संजीव कपासिया, जनता टीवी, लखनऊ। चलिए अब बात करते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष का दंगल जो है उसके बारे में। दरअसल देवरिया में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में कलेक्ट्रेट गेट पर 26 जून को नामांकन के दौरान एसपी और सपा विधायक के बीच हुई धक्का मुक्की के मामले में सपा नेता अभिजीत यादव पर रासुका लगाई गई। इनके अलावा 2 और सपा नेताओं पर रासुका की कार्रवाई हो सकती है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आज सपा नेता अभिजीत को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, शनिवार को नामांकन के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट गेट पर न सिर्फ हंगामा किया बल्कि एसपी के साथ धक्का मुक्की भी की। विधायक को धकेलते हुए पुलिसकर्मी सड़क तक लेकर गए। उधर कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने लाठी लेकर दौड़ा दिया। नामांकन के दौरान लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न करने के आरोप में एक व्यक्ति पर एनएसए के तहत रिकमेंड किया गया था, जिसको जिला मजिस्ट्रेट देवरिया साहब ने अनुमोदित करके एनएसए में निरुद्ध करते हुए इससे संबंधित हत्या शासन। अधर्म का कोड डी कोड। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण रैकेट से जुड़े तार में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एक और खुलासे में एटीएस की जांच में यह पता लगा है कि कानपुर के 8 शख्स मोहम्मद उमर गौतम उनकी संस्था इस्लामिक दावा सेंटर के संपर्क में है और ये कानपुर और इसके आसपास होने वाले उमर की सभाओं में भीड़ जुटाते थे। यहां से गैर मुस्लिम लोगों को टारगेट कर उन्हें धर्मांतरण के लिए प्रेरित करते थे। बता दें कि ये सभी कोड वर्ड में बातें किया करते थे जिससे कि किसी को इन पर कोई शक ना हो। यूपी एटीएस धर्मांतरण के मामले में अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी कर चुकी है। कृषि कानूनों के खिलाफ बीते 7 महीने से किसान दिल्ली की तमाम सीमाओं समेत यूपी गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आज गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों और बीजेपी समर्थकों के बीच बवाल हो गया। बताया जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता गाजीपुर बॉर्डर पर बीजेपी से जुड़े एक नेता का स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन यहां हंगामा और पथराव शुरू हो गया। हालात इतने खराब होते हुए दिखाई दिए कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की गाड़ी भी तोड़ी गई। किसानों का प्रदर्शन और गाड़ियों में जिस तरह से शीशे तोड़े गए उस दौरान की तस्वीरें। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के प्रदर्शन को 7 महीने हो चुके हैं। इसी बीच यूपी गेट गाजीपुर बॉर्डर पर सुबह किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट की घटना भी सामने आई, जिस दौरान गाड़ियों में तोड़फोड़ और कुछ लोगों के चोट लगने को लेकर भी दावा किया जा रहा है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ मजबूती से खड़ी। इस देश के अन्नदाता के साथ आप मजाक करना बंद करिए। लड़ाई झगड़ा मारपीट ये लोकतंत्र में बिल्कुल शोभा नहीं देता। कांग्रेस पार्टी जो आज कृत्य हुआ है गाजीपुर बॉर्डर पे, उसमें पूरी तरीके से किसानों के साथ खड़ी है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम किसानों के साथ उनके पीछे उनकी ढाल बनकर खड़े होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गुंडों कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस तरीके की तानाशाही, इस तरीके की लड़ाई झगड़ा मारपीट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। लगातार उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में किसान आंदोलित है, लेकिन भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों की गुलाम बनकर रह गई है। आखिर किसानों के साथ इस तरीके का लड़ाई झगड़ा क्यों? लोकतंत्र में संवाद से सारी चीजें हल की जाती हैं। यदि किसान आंदोलन कर रहे हैं काले कानूनों के खिलाफ, तो उन्हें अधिकार मिला है भारत के संविधान में, लेकिन भाजपा अपना काला चेहरा दिखा रही है। ये बहुत ही विभत्स है, बहुत ही शर्मनाक है।
निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद बीजेपी के आला कमान से मिलकर आज गोरखपुर पहुंचे, जहां उनके कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसी दौरान डॉक्टर संजय निषाद ने पत्रकारों से बातचीत की और बताया कि निषाद पार्टी हमेशा बीजेपी के साथ खड़ी रहेगी। इसके साथ ही कहा कि हमारी जातियों के आरक्षण को लेकर योगी और मोदी सरकार कटिबद्ध है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी इस बात पर मुहर लगाई है। कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राष्ट्रीय पार्टियां था वहां तक नहीं आवाज पहुंच रहे थे। आज इनके बदौलत इनकी खुशी है कि हमारा जो मुद्दा है आरक्षण का, कि जो संविधान में लिखा है मझवार गौड़ तुरिया खरवार बेलदार, कि मझवार की पर्यायवाची केवट मल्ला है, राष्ट्रपति ने दस्तखत कर रखा है, लेकिन बेईमानों ने इनकी पुकारू और उपजातियों का नाम पिछड़ी में डाल के 70 साल से इनका लूट रहे हैं। लेकिन जो भी राजनीति आए वो अति पिछड़ी जात में हम शामिल करेंगे, शामिल करने गुमराह करते रहे। आज पहली बार वकालत हुई है दिल्ली में, पूरे देश में मीडिया को भी धन्यवाद दूंगा कि आज पहली बार इनका सही माने में राष्ट्रपति ने लिखा है संविधान में कि मझवार ही है, केवट मल्ला जो है उनकी उपजाति हैं, इन्हें जल्दी मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मंशा सही है, अगर नहीं सही होती तो काहे को सामाजिक न्याय समिति बनाती। अमरोहा पहुंची अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की सदस्य साध्वी गीता प्रधान ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर इकबाल महमूद के बयान पर पलटवार किया है। साध्वी ने कहा है कि उन्होंने दलित समाज के ऊपर आरोप लगाए हैं, सरासर वो आरोप गलत है। पहले वो अपने गिरबान में झांके और फिर किसी और पर उंगली उठाए। मैं माननीय विधायक जी के इस बयान का खंडन करती हूं और निंदा करती हूं। जो जनसंख्या नियंत्रण कानून देश प्रदेश में लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देती हूं कि बहुत जल्दी ये कानून पास हो। जो दलित समाज के लोग हैं उनका बयान है कि उनकी वजह से जो है बेरोजगारी देश में बढ़ रही है, लेकिन मेरा कहना है मुस्लिम समुदाय के लोगों को वो समझाएं, अपने गलेवान में झांके। उन्होंने 3-3 बीवियां करके 20-20, 33 बच्चे पैदा कर रखे हैं, उससे बेरोजगारी बढ़ रही है। उससे वो पैदा करके छोड़ देते हैं। उनकी जनसंख्या इतनी बढ़ रही है कि इसी तरह भ्रष्टाचार देश में फैल रहा है, बेरोजगारी फैल रही है। लोग चोरी चपोरियां करेंगे जब उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो। इसलिए सरकार ये कानून पास कर रही है कि ये 2 बच्चों का कानून पास होना चाहिए ताकि बेरोजगारी हमारे देश से बिल्कुल खत्म हो और सर्व समाज जो है अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर सके। यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर बने टोल प्लाजा पर किसानों ने टोल फ्री करवाने को लेकर धरना प्रदर्शन किया। किसानों की मांग है कि जब तक किसानों के लिए टोल फ्री नहीं होगा तब तक ये धरना जारी रहेगा। वहीं किसानों ने यह भी बताया कि वीआईपी को टोल माफ किया जाता है, जबकि हम किसान जो देश के अन्नदाता है उनसे मनमर्जी का टोल वसूला जाता है। वहीं प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के लगातार घटते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी शासकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को 1 जुलाई यानी कि कल से खोले जाने के आदेश दिए हैं। हालांकि फिलहाल बच्चों को स्कूल आने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन विद्यालय प्रबंधन अपने अध्यापकों और कर्मचारियों को शैक्षिक और गैर शैक्षिक कार्यों के लिए अपनी जरूरत के अनुसार बुला सकते हैं। छात्र छात्राओं की ऑनलाइन पढ़ाई ई पाठशाला के माध्यम से जारी रहेगी। सरकार ने स्कूल में सख्ती से कोरोना नियमों का पालन करने के लिए आदेश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से चलाए जा रहे वैक्सीनेशन कार्यक्रम की आगरा में पोल खुल गई। आपको बता दें कि ताज नगरी में आज वैक्सीनेशन नहीं हुआ, जिसका कारण वैक्सीन की कमी बताया जा रहा है। आगरा में 140 सेंटरों पर कोविड का टीका लगाया जा रहा था। इसमें शहरी क्षेत्रों में 55 तो वहीं देहात में 85 केंद्रों पर कोविड की वैक्सीन लगाई जा रही है। 16 जनवरी से शुरू हुए इस टीकाकरण अभियान के बाद ये पहला मौका है जब आगरा में वैक्सीन खत्म हो गई। फिरोजाबाद के न्यायालय को बम से उड़ाने को लेकर न्यायालय परिसर में एक लेटर मिला है और इस लेटर की खबर आला अधिकारियों को मिली तो प्रशासन में हड़कंप मच गया।
पुलिस प्रशासन ने मीडिया को बताने से पहले ही कल शाम से चेकिंग अभियान शुरू कर दिया था, लेकिन अब मीडिया में ये बात आने के बाद पुलिस प्रशासन ने कोर्ट परिसर के सभी गेट्स पर चेकिंग अभियान भी शुरू कर दिया है। फिलहाल एसपी सिटी मुकेश चंद्र मिश्र का यह कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें जो दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। न्यायालय परिसर में कल देर शाम एक ये लेटर मिला है जिसमें अस्पष्ट लिखावट है, किसी को एड्रेस नहीं है, किसी का नाम नीचे नहीं है, लेकिन इसको गंभीरता से लेते हुए कल एंटी सबोटाज टीम के द्वारा चेकिंग कराया गया, डॉग स्क्वाड वगैरह के द्वारा, और आज सुबह से भी सरगर्मी हम लोग बनाए हुए हैं, लगातार चेकिंग टेस्टिंग चल रहा है और इसके जांच पूरी होने तक हम ये प्रक्रिया जारी रखेंगे। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के